तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ते हुए क्राइम के केसेस को लेकर। पंजाब बदनाम तो था पहले से ही कुछ कारणों से, जिनमें सबसे बड़ा कारण था ड्रग का व्यापार। उसके पहले कुछ आपसी रंजिश के कारणों से कुछ गैंगस्टर पंजाब में उभरने लगे थे पिछले 20 साल से। जब से इंडियंस का विदेशों में जाना ज़्यादा शुरू हुआ, वो एक्चुअली शुरू हुआ था 80s में, जब एक परिवार के बहुत से लोग बाहर जाने लग गए। कोई पहले इंग्लैंड और अमेरिका ज़्यादा जाते थे, और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में बहुत सारे लोग बड़ी गिनती में जाने लगे। और जब वो जाते थे तो अपनी प्रॉपर्टी जो गांव में होती थी या शहरों में होती थी, वो पीछे छोड़ जाते थे अपने बचे हुए रिश्तेदारों के पास। तो उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे होने लगे, नाजायज़ कब्जे होने लगे। लोग उसके ऊपर अपना ताला लगा देते थे। जो बड़ी बड़ी कोठियाँ थी पंजाब के डिफरेंट शहरों में, उनके ऊपर कब्जा करके लोग बैठ गए। और मामला इतना गंभीर होता गया कि उसको छुड़वाने के लिए जब कानून नाकामयाब रहता था तो लोग जो प्राइवेट जो लोग होते थे, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड और पुलिस के साथ जुड़े हुए, उनके साथ मिलके अपनी वो प्रॉपर्टी जायदाद को बचाने पे लगे और उसमें पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाने लगे। वहाँ से एक नई किस्म की ब्रीड पंजाब में पैदा हुई, जिसको लोग यहाँ पे गैंगस्टर के नाम से जानने लगे। मुंबई में जिनको हम अंडरवर्ल्ड की फिगर कह देते हैं, कंट्रैक्ट किलर कह देते हैं, शार्प शूटर कह देते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले लोग, तो उसी किस्म का एक तंत्र है वो पंजाब में पैदा होने लगा। और इसको जिस तरह मुंबई में पॉलिटिकल पैटर्नेज और पुलिस की पैटर्नेज मिलती थी, उसी तरह पंजाब में इन गैंगस्टर्स को बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल और पुलिस पैटर्नेज मिलने लगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो जो मनी इन्वॉल्व होती है उसका था। अब एक एक कोठी बड़े शहरों में, बेंगलोर जिसको हम कहते हैं, वो करोड़ों की होती थी। अब उसके आपने कब्जा कर लिया तो सेटलमेंट में आपको आधा बहुत तो मिल ही जाता था। जिसकी प्रॉपर्टी थी वो भी खुश के चलो मेरी 2 करोड़ की कोठी 1 करोड़ दे के बच गई, ये तो पूरी की पूरी नुकसान होना था। तो इस तरीके से जो गैंगस्टरिज्म बढ़ा, उसके साथ वायलेंट क्राइम की वारदातें पंजाब में बढ़ने लगी। और उसके चलते काफ़ी सारे लोग जिनका नाम आपने बहुत सुना, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, उसके बाद काफ़ी सारे बदमाश पंजाब के, उनके नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मैं यहाँ रहा नहीं, लेकिन सिस्टम मैंने पूरा स्टडी किया क्योंकि बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर और सोशल जो लीडर्स हैं, सामाजिक लीडर, वो मेरे टच में हैं लगातार, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो क्योंकि मेरा फील्ड है क्राइम, तो बात जल्दी समझ में आ भी जाती है। लेकिन अभी ये हाल ही में जो चंद दिन पहले एक नामचीन बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर का मर्डर हुआ, हज़ारों लोगों की भीड़ में उनके देखते हुए, जहाँ पे हज़ारों विटनेस हैं, वहाँ पे 4 लोग 4 सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके आते हैं और दिन दहाड़े, मतलब पूरी रोशनी में आके उसको उस भीड़ में से निकाल के उसको गोलियां मार के, कहते हैं कि 20 से ज़्यादा गोलियां चली, लेकिन उस शख्स को 10 के करीब गोलियां लगी, जिस कबड्डी प्लेयर का नाम था संदीप नंगल अंबिया। 15 साल से वो शख्स कबड्डी खेल रहा था। एक पंजाब में एक दौर चला था अकाली सरकार के टाइम पे, आज से तकरीबन 15 साल पहले। एक कांग्रेस सरकार के पहले 2 टर्म अकाली सरकार आई थी, जिसमें प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और उनका बेटा बाद में सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री भी बन गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो उनके चलते हुए उन्होंने एक
के लोकल स्पोर्ट्स जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। आप देखिए कितनी अजीब सी उनकी जो पॉलिसी थी। हमारे पंजाब के साथ लगता जो एक छोटा स्टेट है हरियाणा, वहाँ पे उन लोगों ने प्रचलित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन खोले और उनमें उन्होंने बॉक्सर, रेसलर, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके बाद जिमनास्ट, उसके बाद हैमर थ्रोअर, जैवलिन थ्रोअर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स, इस किस्म के प्लेयर्स को तैयार किया बड़े ऑर्गेनाइज वे से। और आपने देखा होगा कि आज तकरीबन हर स्पोर्ट्स में, हर खेल में हरियाणा बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स को पीछे छोड़ के एक नंबर पे है। तो वहाँ से सबक नहीं लिया पंजाब ने। इन्होंने एक रूरल स्पोर्ट्स के नाम पे बैलगाड़ियों की रेस करवाने लग गए, कुत्तों की रेस करवाने लग गए, बैलों की रेस करवाने लग गए। एक आदमी कितना वज़न उठा सकता है, कौन आदमी किस ट्रैक्टर को खींच सकता है, कौन आदमी ट्रैक्टर के एक टायर को उठा सकता है। और उसके साथ साथ कबड्डी, उसको पंजाब की सूबा गेम बना दिया। उसको इतना प्रचार किया इन्होंने कि हर गांव-गांव में, हर छोटे बड़े शहरों में कबड्डी के टूर्नामेंट होने शुरू हो गए, जिनका कोई इंटरनेशनल लेवल से, कोई ओलंपिक से, कोई एशियन गेम से उस कबड्डी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक खेल की तौर पे उसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे यंगस्टर जो हैं वो एक फिज़िकल एक्सरसाइज के तौर पे कबड्डी खेलते हैं, उनका एक स्टेमिना बनता है, उनकी ग्रैपलिंग पावर जो बढ़ती है, उसको कहीं अच्छे की तरह चैनलाइज किया जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाकी जो नफेरियस एक्टिविटीज़ पंजाब में चलती थी, इसके पहले मैं आपको क्या एग्जांपल दे दूं। एक समय था जब पंजाब में कल्चरल ट्रूप्स बहुत बनने लगे थे। हर शख्स अपने आप को सिंगर समझने लगा था और सिंगर के साथ साथ स्टेज शोज होने लगे, अखाड़े लगने लगे। और उनमें से काफ़ी लोग काफ़ी डबल मीनिंग किस्म के गाने गाते थे। उनमें से एक दो को मारा भी गया टेररिस्ट मूवमेंट के दौरान। लेकिन बहुत सारे से बड़े सिंगर्स का, सबका नहीं, बहुत सारे सिंगर्स का काम था कबूतरबाजी करना, जो एक क्रिमिनल काम है। एक क्रिमिनलिटी के ज़रिए वो लोग अपने आप को प्रमोट करने के साथ साथ यहाँ से बहुत बड़ी रकम लेके लोगों को अमेरिका, कनाडा में स्टेज शो करने के बहाने वहाँ पे बहुत से लोगों को छोड़ के आ जाते थे। और उसमें आपको मालूम है कितने लोग पकड़े गए, कितने लोगों पे केस भी चले। दलेर मेहंदी भी एक बार इस केस में पकड़ा गया था और पटियाला कोर्ट में उसकी ज़मानत हुई थी। तो ये एक कला के नाम पे क्राइम करना पंजाब में कोई नई बात नहीं है। उसके बाद एक दूसरा दौर चला जिसमें पंजाबी फिल्में धड़ाधड़ बनने लगी और उन फिल्मों की शूटिंग करने के लिए बाहर की लोकेशन पे जाके यहाँ से आर्टिस्ट के बहाने फिर कबूतरबाजी चली। बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने उस कबूतरबाजी में लाखों करोड़ों कमाए उस समय पे। उसके बाद उसी किस्म का काम जिसका बेसिक जो एक क्रिमिनल एलिमेंट था उसमें, वो ऐसा ऐसा जिस कबड्डी को सरकार ने एक ऑफिशियल गेम पंजाब की बना के प्रमोट किया, उसके चलते हुए इसी किस्म के कबड्डी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने लगे। उसके बाद कनाडा में होने लगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड, यहाँ तक कि जर्मनी भी होने लग गए। तो उनके उसमें भी बहुत सारे नामचीन प्लेयर, सारे नहीं, हर किसी भी धंधे में, काम में, गेम में, खेल में सब प्लेयर एक जैसे नहीं होते। चंद प्लेयर होते हैं जो उस पूरी गेम को बदनाम करते हैं। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो एक मछली भी हो किसी फील्ड में तो पूरे का पूरा वो जो प्रोफेशन है उस पर एक दाग लग जाता है। उसी तरह कबड्डी प्लेयर्स को इस्तेमाल किया गया
कबूतरबाजी के लिए। यहाँ पे गांव के लेवल से टूर्नामेंट करवा के, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवा के, स्टेट लेवल पे करवा के उनके वो सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, शील्ड, कप, ट्रॉफी लेते हुए वो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता था, जिसके बेस पे उनका वीज़ा लग जाता था दूसरे कंट्रीज़ का कि देखो इतने इन्होंने ये काम किया वो कबड्डी में, और ये हमारी टीम जो है, जो स्पॉन्सर्ड बाई सो एंड सो इन इंग्लैंड, कनाडा में ये आदमी स्पॉन्सर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये स्पॉन्सर है। तो यहाँ से लेके जाना और उसमें से एक बड़े हिस्सा जो प्लेयर्स का था उनको वहीं पे छोड़ के आ जाते थे और यहाँ पे बहुत बड़ी रकम उनके घर वालों से वसूल करते थे। तो इसी तरह से इस रैकेट का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाती है जब बाहर के देशों में बैठे कुछ लोग, सबके सबने कुछ लोग वहाँ पे कबड्डी एसोसिएशन बना लेते हैं। एक ज़माने में इंग्लैंड में 25 के करीब कबड्डी एसोसिएशन बन गई थी। 2-3 तो लंदन में थी, उसके बाद एक साउथ हॉल की बन गई, फिर बर्मिंघम की बन गई, फिर कबड्डी स्कॉटलैंड की बन गई। इस तरह से अलग-अलग शहरों में कबड्डी एसोसिएशन बन गई और उनके नाम पे उन्होंने एक बड़ी यूनाइटेड कबड्डी एसोसिएशन बना के उससे बड़े लेवल पे टूर्नामेंट करवाते हैं और उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा जो टीवी पे कबड्डी लीग चलती है उसकी आप टीआरपी देखिए, आपके जो अच्छे अच्छे सीरियल चलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो वो जो एक गेम की पॉपुलैरिटी है उसको कैश इन करने के लिए इन लोगों ने खेल के नाम पे रैकेट चलाने शुरू कर दिए और उस रैकेट्स का नतीजा होता है जो हमने चंद दिन पहले देखा। एक यंग इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जो ग्लैडिएटर के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उसकी, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इस किस्म के ग्रुप्स के ऊपर, फेसबुक पे। और वो आदमी को कहा जाता था कि वो लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस देता है। उसके काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे थे कि आपको ड्रग्स से बचना चाहिए, ड्रग्स में नहीं जाना चाहिए, वो आपने जो आपकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग है वो करनी चाहिए। तो इस तरीके से उसको प्रमोट किया गया और उसको लेके, उसकी पॉपुलैरिटी को लेके एक दो बड़े जो ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे जो कबड्डी टूर्नामेंट करवाते थे, जो बड़ी एसोसिएशंस थी, एक तीसरी एसोसिएशन खड़ी कर ली गई जिसका नाम रखा गया मेजर कबड्डी लीग। और उसका कोई बड़ा सरगना कोई न्यूजीलैंड में वहाँ से बैठ के उसको ऑपरेट करता है। और क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें स्मगलिंग भी इन्वॉल्व होती है, इसमें हवाला का काम भी इन्वॉल्व होता है और इस पर बहुत बड़ा जुआ भी लगता है। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे पार्टिकुलर कबड्डी के टूर्नामेंट के टाइम पे जुए की साइट्स बना के बहुत बड़े लेवल पे जुआ खेला जाता है। तो जो कबड्डी के प्लेयरों को यहाँ पे हज़ारों में उनका टूर्नामेंट खेलने के जो पैसे मिलते हैं उसके ज़्यादा उनको अवार्ड्स लोग देते हैं। एक टूर्नामेंट में जो जीतने वाली टीम है उसको सपोज करूँ 5 लाख मिल के, उसमें आपको 15 प्लेयर होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब 15 लोगों को आपने 5 लाख दे भी दिए तो एक प्लेयर के हिस्से कितने आते हैं आप अंदाज़ा लगा लो। लेकिन जो बेस्ट प्लेयर गिना जाता है, या बेस्ट रेडर गिना जाता है, जो बेस्ट डिफेंडर गिना जाता है, या बेस्ट ओवरऑल बेस्ट प्लेयर गिना जाता है, उसको लोग देखने वाले, वो गांव की पंचायत कमेटी या इलाके के अमीर लोग, उनको कोई ट्रैक्टर, उनके लिए बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रैक्टर का अवार्ड देते हैं, उनको अवार्ड करते हैं, रिवार्ड करते हैं ट्रैक्टर से। और बुलेट देने का तो बहुत फैशन है। कई जगह पे तो जो फर्स्ट 3 प्लेयर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो इनाम के हिसाब से उनको बुलेट दे देते हैं तीनों को, एक एक ब्रांड न्यू बुलेट मोटरसाइकिल। तो इस किस्म से इस गेम के साथ इतना बड़ा ग्लैमर जुड़ गया कि बहुत सारी यूथ फॉलोअरशिप इनकी ओवर द ईयर बनती गई। जैसे जैसे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ
ड्रग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके साथ क्रिमिनल एलिमेंट इनके साथ जुड़ने लगे। और आज लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि कुछ जो एसोसिएशन हैं कबड्डी की, उनमें जो पंजाब के गैंगस्टर्स हैं, नामचीन गैंगस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, बहुत सारा काम हुआ है, मेरे काफ़ी सारे पुलिस फोर्सेस से बात हुई है और काफ़ी टेक्निकल इनकी जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। लेकिन दो नामचीन गैंगस्टर्स का नाम जरूर सामने आया। पहले एक ट्वीट आती है, एक सोशल मीडिया पे मैसेज आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जो राजस्थान की एक जेल में है, कि इसका जो काम हुआ है वो हमने करवाया है, क्योंकि ये इसने हमारे साथ जो को प्रॉमिस किया था, वो डील थी, वो पूरी नहीं की। उसके थोड़ी देर के बाद उसी के एक जूनियर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, वो संगरूर जेल में बंद है। कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी। एक ज़माने में पंजाब के एक पुराने मंत्री, गृह मंत्री, कई डिपार्टमेंट उनके पास रहे, माजा एरिया के हैं, वो इसकी पॉलिटिकल मदद किया करते थे। आजकल तो वो नहीं है, इलेक्शन जीत के लेकिन मंत्री नहीं बन सके। तो उनकी सरपरस्ती में ये आदमी ने कुछ कब्जे वगैरह करवाने, घर खाली करवाना, ज़मीन खाली करवानी, इस किस्म के काम करता था। लेकिन जब उनके साथ ही बिगड़ गई तो उन्होंने पकड़ के बंद करवा दिया। आजकल संगरूर जेल में वो बंद हुआ। तो लॉरेंस बिश्नोई का कथित सो कॉल्ड बयान आने के बाद जग्गूपुरिया जेल से बैठ के मैसेज भेजता है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई का जो मैसेज है वो फेक है, हमारे ग्रुप ने इसको नहीं मरवाया है और जल्दी ही उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिन लोगों ने संदीप नंगल को मारा है या मरवाया है। तो अब आने वाले दिनों में पंजाब में ये जो अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं, गैंगस्टरिज्म जो है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोग हैं, पुलिस के साथ इनकी मिली भगत है और लोगों में, यंगस्टर्स में उनका एक बहुत बड़ी गुडविल क्रिएट करके रखी हुई है। बड़ा ट्रिकी इशू है। आपने देखो इसके पहले भी बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं डिफरेंट गेम से तल्लुक़ रखते थे, वो बहुत बड़े बड़े ड्रग केसेस में या आर्म्स केसेस में पकड़े गए। भोला उनमें से एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, और भी बहुत हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पंजाब में इस किस्म की जो पॉपुलर जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए आने वाले दिन काफ़ी खतरे वाले होंगे। जैसे एक समय पे पॉपुलर सिंगर्स के साथ हुआ करता था। बड़े सिंगर पंजाब में ऐसे हैं जो करोड़ों में कमाई करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर। उन लोगों से बहुत बड़ी रकम रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट गैंगस्टर वसूलते रहे हैं और आज भी वसूल रहे हैं। उसी तरह से अब कबड्डी में प्लेयर्स के पास इतना पैसा देख के वही गैंगस्टर इनसे भी पैसा मांगना शुरू करेंगे। यहाँ इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो करोड़ों रुपए का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हज़ारों लोग देखते हैं, फिर उनकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे करोड़ों लोग देखते हैं। बहुत बड़ी कमाई का साधन है। ये इतना आसान आपको नहीं लगता कि ये को मिट्टी के गोल चक्कर में 7 प्लेयर कबड्डी खेलने जाते हैं एक टीम के, तो वो इतना देखने में इतना सीधा गेम नहीं है। ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो बहुत शातिर दिमाग के हैं। उनको पता है हज़ारों से लाखों से करोड़ों कैसे कमाने हैं, और उसी तरीके से आज ये गेम जो हैं, हमारी पॉपुलर स्पोर्ट्स जो हैं, जो लोगों के दिल में घर कर चुकी हैं, उनका फ़ायदा उठा के वो अपनी जो क्रिमिनल मंशाएँ हैं उनको पूरा करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में ये खून खराबा जल्दी बंद होने वाला नहीं है। अभी पंजाब में नई सरकार बनने जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन बहुत बड़ा काम नई सरकार के लिए होगा कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स
जो ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में बैठे हैं उनको कैसे नकेल कसी जाए, इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।